राजनीति में हारना शर्म की बात नहीं है, लेकिन हार को स्वीकार न करना लोकतंत्र की हत्या है। आपने कभी सोचा था कि भारत के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक ऐसा दौर भी आएगा जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जेल की सलाखों से ज़्यादा अहम हो जाएगी? क्या आपने कल्पना की है कि एक मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा या इस्तीफा नहीं दूंगी? কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিয়ে দিতাম তাহলে আমি এই যে কেসটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট, নো নট দ্যাট, নো নট দ্যাট। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक अहंकार की जो संविधान को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। नैतिकता, मोरालिटी का गला घोटा जा रहा है और जनादेश जो मैंडेट है का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, माहौल उड़ाया जा रहा है। आज का विश्लेषण किसी दल के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट, उस मानसिकता के खिलाफ है जो खुद को लोकतंत्र से ऊपर मानती है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ का खास सेगमेंट हमार बंगाल। परंपराओं का पतन हो रहा है, दुख होता है, तकलीफ होती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसी परंपराएं थी जिन्हें अघोषित कानून माना जाता था। याद कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री एक रेल दुर्घटना और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने महज एक वोट की कमी होने पर संसद में गर्व से कहा था कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। लेकिन आज का परिदृश्य डरावना दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जेल तो चले गए, लेकिन नैतिकता की दुहाई देने के बजाय कुर्सी से चिपके रहने का रिकॉर्ड बना लिए थे। दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो न केवल अपनी व्यक्तिगत सीट हारी बल्कि उनकी पार्टी का सुपड़ा कई क्षेत्रों में साफ हो गया। फिर भी वे बाल हट पे अड़ी हैं। वे कहती हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे हराया गया है। यह बयान एक मुख्यमंत्री की हताशा नहीं है, बल्कि एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट, तानाशाही मानसिकता का स्पष्ट संकेत है। ममता दीदी की राजनीतिक यात्रा एक ट्रेजिक मोड़ है। 1984 के बाद पहली बार दीदी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं रही। भवानीपुर ने घर की बेटी से ही मुंह मोड़ लिया है। ममता का हट एक परंपरा, एक संवैधानिक संकट के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संघर्ष जब अहंकार में बदल जाए तो वह जनता के लिए अभिशाप बन जाता है। ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि आंदोलन की राजनीति में लौटेंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव परिणाम उनके लिए केवल एक हार नहीं है, बल्कि उनके कुशासन के खिलाफ जनता का एक विस्फोट दिख रहा है। 2094 सीटों वाली विधानसभा में जब कोई पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार न कर पाए, डबल डिजिट में सिमट जाए, तो उसे हार नहीं बल्कि राजनीतिक विसर्जन कहना भी ठीक ही है। ममता का यह तर्क है कि उन्हें हराया गया भारत की चुनाव प्रणाली और मतदाताओं के विवेक पर सीधा प्रहार है। वे यह संदेश देना चाहती हैं कि बंगाल की जनता इतनी मूर्ख है कि उसे कोई भी बहला सकता है या चुनाव चोरी किए जा सकते हैं। यह विक्टिम कार्ड खेलने की वही पुरानी शैली है जिसका इस्तेमाल आजकल हर वो नेता कर रहा है जिसे जनता ने नकार दिया है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 174(1) स्पष्ट कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अन्य आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री का पद गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब कोई मुख्यमंत्री सदन का विश्वास खो दे और खुद की सीट भी न बचा पाए तो पद पर बने रहना केवल अनैतिक है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, संवैधानिक विफलता है। यदि ममता बनर्जी जिद
कर रही हैं और जिद पे अड़ी हैं, तो वो देश को एक ऐसे संकट की ओर ले जा रही हैं जहां राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 की सिफारिश करने पे करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चूंकि वो मैंडेट जो है खो चुके हैं। लोकतंत्र में उदाहरण बहुत मायने रखते हैं। इसी चुनाव चक्र में तमिलनाडु के MK स्टालिन को देखिए, उन्होंने अपनी पराजय को शालीनता से स्वीकार किया है। उन्होंने न तो EVM पर सवाल उठाए, न ही चुनाव चोरी का राग अलापा है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें, पिनराई विजयन ने एक कदम और आगे बढ़कर हार की जिम्मेदारी ली और तुरंत इस्तीफा सौंप दिया। यह होती है परिपक्व राजनीति, मैच्योर पॉलिटिक्स। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति ऐसी लग रही है जैसे कोई एनआरकी पे टिकी हुई है। वे संविधान के दुहाई तो देती हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा का पालन करते नहीं दिख रही हैं। उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से करना भी गलत नहीं होगा। केजरीवाल ने दिल्ली को एक ऐसे प्रशासनिक शून्य एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम में डाल दिया था जहां फाइलों पे दस्तखत करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वे जेल के सलाखों में थे। ममता बंगाल को एक ऐसे प्रशासनिक द्वंद्व में डाल रही हैं जहां मुख्यमंत्री के पास न तो बहुमत है और न ही नैतिक अधिकार है, चूंकि मैंडेट उन्हें मिला नहीं। क्या सत्ता अब केवल एक सुरक्षा कवच शील्ड बन गई है? क्या मुख्यमंत्री पद इसलिए चाहिए ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके? यह सवाल आज हर भारतीय को पूछना चाहिए। कुर्सी से चिपकना अच्छी बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जनता सब कुछ भूल सकती है, लेकिन शासक का अहंकार कभी नहीं भूलती। ममता बनर्जी को यह गलतफहमी है कि इस्तीफा न देने से वे बहादुर दिखेंगी। हकीकत यह है कि वे एक इनसिक्योर लीडर, असुरक्षित नेता की तरह बिहेव कर रही हैं। उनका यह कहना कि उनके साथ बदसलूकी हुई है जनता की सहानुभूति बटोरने का एक हथियार भी हो सकता है। वो कहती हैं उन्हें लात मारा गया। कौन लात मारा ये भी स्पष्ट नहीं है, ना ही CCTV कैमरे में दिखा पा रही हैं, ना ही वो साबित कर पा रही हैं। तिलमिलाहट ही बता रही है कि वे अब डिरेल हो चुकी हैं, सत्ता से जा चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस का पतन अगर बताएं तो अचानक नहीं हुआ है। यह वर्षों के कुशासन, सिंडिकेट राज और वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। जब आप संविधान की कसम खाकर एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण करते हैं और दूसरे वर्ग को हाशिए पर ढकेलते हैं, तो लोकतंत्र अपना बदला लेता है। आज बंगाल की सड़कों पे जो खामोश क्रांति दिखी है, उसे ममता बनर्जी साजिश का नाम देकर खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि जनादेश आया है। बंगाल की गलियों में दिखाई भी पड़ रहा है, लोग खुश हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अगर विशेषज्ञों के माने तो विशेषज्ञ पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि ममता बनर्जी वही रास्ता अपना रही हैं जिस पर राहुल गांधी लंबे समय से चल रहे हैं। जब भी कांग्रेस हारती है, राहुल गांधी विदेश जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संस्थाओं पे कब्जा हो गया ये कहते हैं, चुनाव की चोरी हुई है ये कहते हैं। ममता बनर्जी भी असम और बंगाल में भाजपा की जीत को चुनाव आयोग की मदद से की गई चोरी बता रही हैं। सवाल सीधा एक्सपर्ट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है, तो फिर केरल में कांग्रेस गठबंधन कैसे जीता? क्या वहां चुनाव आयोग सो गया था? या सेलेक्टिव आउटरीच, चुनिंदा नाराजगी जनता पहचान चुकी है। अपनी हार का ठिकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे कायरतापूर्ण तरीका है। राज्यपाल की कुर्सी शोभा की वस्तु नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी, हारने के बाद भी पद नहीं छोड़ता, तो राज्यपाल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। संविधान भी कहता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा ऑटोमेटिक भंग मानी जाती है। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी पर पूरी राजनीतिक विरासत पर एक काला धब्बा लग जाएगा। उन्हें इस अलोकतांत्रिक हट, अनडेमोक्रेटिक को छोड़कर विपक्ष में बैठने का साहस दिखाना चाहिए। अंत में बात फिर वहीं आती है, लोकतंत्र लोक से चलता है, तंत्र से नहीं चलता, तंत्र से नहीं। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पतन करीब है। ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना उनके समर्थकों को यह संदेश दे सकता है कि वे लड़ रही हैं,
लेकिन देश के विवेकशील नागरिकों के लिए संवैधानिक अनाचार है। लोकतंत्र में हार अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका होती है। लेकिन जो नेता हार को स्वीकार नहीं कर सकता, वो कभी नई शुरुआत भी नहीं कर सकता। उम्मीद है कि बेहतर बुद्धि का उदय होगा और बंगाल को एक संवैधानिक संकट से बचाया जाएगा। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या एक नेता को हार के बाद पद से चिपके रहना चाहिए? क्या नैतिकता अब राजनीति में कोई मायने नहीं रखती? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, जहां हम सत्ता से सवाल पूछते हैं और सच को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं, संविधान का आईना दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।